रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में है जहां विनाश या शांति ही दो विकल्प बचे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं अपनाया गया, बल्कि दोनों ही विकल्प अपनाए जा रहे हैं। रणभूमि पर रूस की रणनीति एक्शन वाली है तो यूक्रेन की रणनीति जवाबी कार्रवाई वाली है। लेकिन हालात शुरुआती दौर जैसे नहीं है, क्योंकि इस रणनीति पर ट्रंप का असर साफ साफ नजर आ रहा है। और जहां ट्रंप का असर दिखे वहां ट्रंप के जानी दुश्मन ईरान की भूमिका होना तय है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जंग के बीच हुए विस्फोटक खुलासों से समझ लीजिए, जिसे हमने एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया है। महाशक्तियों के टकराव का ये वो केंद्र है जो सीरिया के बाद दूसरे लंबे युद्ध का केंद्र बन गया है। लेकिन सीरिया के मुकाबले युद्ध के रिकॉर्ड सालों की संख्या कम होते हुए भी ये वो क्षेत्र है जहां तबाही ने सीरिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या ये हो पाएगा, या फिर इस तबाही में खलल पड़ेगा? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के बाद अचानक युद्ध क्षेत्र में बदलाव महसूस होने लगा है। जो अमेरिका यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खुले तौर पर ज़ेलेंस्की के मुखौटे के पीछे लड़ रहा है, वो अब ज़ेलेंस्की को ही डराने लगा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. बदल गए समीकरण, यूक्रेन युद्ध में नया चरण। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन में जारी युद्ध का यह नया चरण है। और इस नए चरण की मुनादी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हो गई थी। इसलिए यूक्रेन की जमीन पर अब जो भी हो रहा है वो बदले हुए समीकरणों का नतीजा है, जिसके मायने भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रणभूमि के समीकरण को गढ़ने वाली रणनीति समझ लीजिए। नंबर 1, अमेरिका और ईरान में तल्खी। नंबर 2, ईरान और रूस के मजबूत संबंध। नंबर 3, ट्रंप की जीत से ईरान को भविष्य का डर। नंबर 4, ज़ेलेंस्की के रवैये पर ट्रंप की नाराजगी। और नंबर 5, अतीत में नेटो पर ट्रंप का रुख। नतीजतन युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए भविष्य के अनुमान में जो दिख रहा है वो रणभूमि में तब्दील यूक्रेन और उसके सहयोगी नेटो समेत पूरे यूरोप के लिए संकट का माहौल है, जिसके प्रमाण वो गुप्त जानकारी है जो सार्वजनिक है, फिर भी उस पर दावे तो नहीं किए जा सकते। इसलिए हम आपको भी उस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन ने इस समय जंग की रफ्तार बढ़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा लेने ईरानी मिलिशिया ने मोर्चा संभाल लिया है। और युद्ध से बुरी तरह प्रभावित यूरोप ने अब जंग के अंत की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब यह जानकारी बदले समीकरणों के पैमाने पर क्या सटीक बैठती है, इसे भी जान लीजिए, जिसमें शुरुआत युद्ध की गति से होती है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले की गति 300% बढ़ा दी है। इन हमलों में रूस ने ड्रोन से हमले 44% तेज कर दिए हैं। वहीं पहले के मुकाबले रूस ने 73% बारूद का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है, जिसमें मुकाबले के लिए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन प्रश्न यह है कि युद्ध से प्रभावित जिस रूस ने उत्तर कोरिया से हथियार सप्लाई किए, जिस रूस ने अपने हथियारों के बजाय अपने पक्ष में खड़े मददगारों से ग्रे रूट पर सप्लाई हुए हथियारों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया, वो रूस युद्ध की गति कैसे बढ़ा सकता है?
इस प्रश्न का उत्तर है सैन्य क्षमता में आई कमी को ट्रंप विरोधियों से पूरा करके। खबर के मुताबिक रूस की तरफ से यूक्रेन में बारूदी तबाही को अंजाम देने के लिए ईरानी मिलिशिया पहुंच चुके हैं और ये ईरान समर्थित वो समूह है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए थे। इनमें अंसार अल्लाह, असैद अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, ज़ैनूबियन ब्रिगेड, फतेह मियाउन डिवीजन, अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार शामिल हैं। तो क्या रूस का प्लान ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने का है, या फिर यह कार्रवाई यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्लान के एग्जीक्यूशन की वजह से हो रही है? यह प्रश्न उठना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इन प्रश्नों का उत्तर मिलना। हालांकि उत्तर पुख्ता तौर पर नहीं मिलना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही यूक्रेन में युद्ध निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का समय आ चुका है, जिसके कुछ प्रमाण सार्वजनिक हो चुके हैं। जिसमें पहला बदलाव रूस का ओडेसा पर हमला है, तो वहीं रूसी रोबोट्स के सामने यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर भी। इसके अलावा यूक्रेनी सेना कुराखोव में घिर चुकी है, जबकि डॉनबास के ही 5 क्षेत्रों में रूस की सेना को जीत मिली है। इनके अलावा ब्रियांस्क में 12 ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा। चासिव यार में रूस को जहां बढ़त मिली है, वहीं खार्किव में रूस को नुकसान हुआ है, जबकि क्रास्नोदर की एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। लेकिन जंग में हमलों की गति बढ़ने का एक और समीकरण दिख रहा है, जिसका मकसद है युद्ध विराम की तैयारी, जिससे यूक्रेन को यथास्थिति में नुकसान होने की आशंका है, और समीकरण बना है ट्रंप की जीत के बाद। लेकिन कैसे बना ये समीकरण, इसे भी जान लीजिए। युद्ध के निर्णायक दौर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, और आधिकारिक रूप से दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान शोल्स ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया है। इस आग्रह को जर्मनी ने स्थायी शांति की दिशा में उठाया पहला कदम बताया है। हालांकि ओलाफ शोल्स और डोनाल्ड ट्रंप की करीबी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए इस चर्चा और आग्रह को अब पूरी दुनिया अलग नजरिए से देख रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष की समाप्ति की दिशा में ट्रंप ने अपने कदम सत्ता संभालने से पहले ही बढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या रूस मानेगी, और क्या ज़ेलेंस्की यथास्थिति युद्ध विराम को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।